नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे मालती जोशी की लिखित एक कहानी। शीर्षक है तृप्ति। तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मम्मी जी, आप तैयार नहीं हुए? क्या मतलब? अभी अभी तो कपड़े बदले थे और कैसे तैयार हुआ जाता है? मम्मी जी, हम लोग बबली के सगाई में जा रहे हैं। तो यह साड़ी पूरे 700 की है, इससे ज्यादा की उनकी औकात भी नहीं है। मम्मी जी ने तुनक कर कहा, फिर सिर से पैर तक मेरा मुआयना करते हुए बोली, हम दोनों के हिस्से का तो तुम्ही ने पहन ओढ़ लिया है। शायद तुम्हें याद दिलाना होगा कि हम लोग सगाई में जा रहे हैं, शादी में नहीं। उनके व्यंग से मैं तिलमिला उठी। मन हुआ सब कुछ उतार कर रख दूं, पर तभी पापा जी कमरे से निकले। उन्होंने शायद मम्मी जी की बात सुन ली थी। बोले, रश्मि ने बिल्कुल ठीक किया है। पता तो चले कि किस घर की बहू है, और मेरे ख्याल से तुम भी साड़ी बदल लो तो ठीक रहेगा। हम लोग सगाई में जा रहे हैं, मातमपुरसी में नहीं। 700 की साड़ी है, 1000 की होगी, पर ऐसी साड़ी पहनकर कोई सगाई वगाई में नहीं जाता, भले ही वो मेरी गरीब बहन का घर क्यों न हो। तो क्या बनारसी पहनूं? बेशक। बुरा सा मुंह बनाते हुए मम्मी जी वहां से उठ गई और अपने कमरे में अंतर्धान हो गई। बंद होते दरवाजे की आवाज से ही पता चलता था कि कितनी नाराज है। कमरा बंद होते ही पापा जी मेरी तरफ मुखातिब हुए। बेटी, तुम्हारे पास कोई ऐसी साड़ी होगी जो तुम्हारी मम्मी ने ना देखी हो? मैं सोच में पड़ गई। ऐसी साड़ी कहाँ से होगी पापा जी? मम्मी से जो मिलती है वो तो दिखानी ही होती है। इधर इधर से जो गिफ्ट में आती है वो भी उनकी नज़रों से गुजरती है, और आप लोग जो लाते हैं वे तो उन्हें याद रहती ही हैं। साड़ी किसके लिए चाहिए? बबली के लिए? हाँ, वहाँ तो पास पड़ोस की भाभीयों में होड़ सी लगी हुई है, पर मैं सोचता हूँ कि पहला हक तो हमारा बनता है। पापा जी ठीक ही कह रहे थे। पास पड़ोस वालों से तो ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता हमारा था, और साड़ियाँ भी मेरे पास बेशुमार थीं। पर अफसोस तो यह था कि एक भी साड़ी बबली को नहीं पहनाई जा सकती थी। मम्मी जी का कोई भरोसा नहीं था, वे सबके सामने पूछ बैठती। पापा जी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। माँ बेटे दोनों साथ ही तैयार होकर नीचे उतरे। ये 3 पीस सूट में थे और मानो परफ्यूम में नहा कर आ रहे थे। मम्मी जी ने छूटते ही पूछा, तुम दोनों का आज हो क्या गया है? क्यों इतने बन सवर कर जा रहे हो? कल को तुम्हारी बुआ जी ही सबसे कहती फिरेंगी कि अपनी अमीरी का रौब डालने आते हैं। कहने दो मम्मी, जिसके पास है वो तो पहनेगा और ठाट से पहनेगा। इनकी यह गर्भोक्ति मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इस मामले में माँ बेटे दोनों समान हैं, शान बगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बस दोनों का ढंग अलग है। जिस वैभव पे ये इतराते हैं वो तो पापा जी की अथक मेहनत का परिणाम है। एक तरह से पापा जी ने शून्य से यह साम्राज्य निर्माण किया है, पर वो इन लोगों की तरह बड़बोले नहीं है। उनके व्यक्तित्व में एक ठहराव है, बातचीत में संयम है, आचार व्यवहार में सौम्यता है। इसलिए मेरे लिए वो श्रद्धास्पद है। गाड़ी में बैठते हुए मम्मी जी ने फिर कहा, वहां जाकर हम्माली करनी पड़ेगी, सूट का सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे साहबजादे हम्माली करेंगे? तुम दोनों के हिस्से की हम्माली मैं कर आया हूँ। अब तो स्वागत सत्कार ही करना है, उसके लिए ये ड्रेस ठीक है। थोड़ी देर शांति रही। मम्मी जी ने फिर पूछा, क्यों जी, लड़का क्या सचमुच इंजीनियर है? ये सवाल कितनी बार पूछोगी? पता नहीं क्यों मम्मी जी को ये बात हजम ही नहीं हो रही है। जब से बबली की शादी तय हुई है परेशान सी हैं। मम्मी, आजकल इंजीनियर बनना बहुत आसान हो गया है। गली गली कॉलेज खुल गए हैं, लोग सोचते हैं बड़ा तीर मार लिया। पर जब डिग्री लेकर सड़क पर आते हैं तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। बरखुरदार लड़का एमपीईबी में असिस्टेंट इंजीनियर है, सरकारी क्वार्टर है, अर्दली है, गाड़ी है, मैं खुद देख आया हूँ। इसीलिए तो मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा लड़का उन्होंने कैसे पटा लिया। इंजीनियर दूल्हे मुफ्त में तो मिलते नहीं। मुफ्त में क्यों मम्मी? अपना इतना बड़ा एटीएम जो है। पल भर को तो मम्मी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बात समझ में आते ही वो चिहुक पड़ी। मामा जी बताइए तो, कितने ढीले किए? अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं मांगा, पर जरूरत पड़ी तो मांग भी सकते हैं, और मैं दे भी सकता हूँ। आखिर मेरी इकलौती बहन की इकलौती लड़की की शादी है। पापा जी की यही बात मुझे अच्छी लगती है।
सामने वाला बहुत बोलने लगे तो दो टूक जवाब दे देते हैं और उसे चुप कर देते हैं। बुआ जी के गली में घुसते ही बड़ा सलोना सा शामियाना नजर आने लगा। शहनाई भी बज रही थी। माँ बेटे ने एक साथ कहा, अरे वाह, शामियाना भी लगवाया है। पापा जी कुछ नहीं बोले, पर मम्मी जी के मन में कोई बात खटकने लगे तो बाहर निकल कर ही दम लेती है। बुआ जी के बेटा बहू दरवाजे पर अगवाने के लिए खड़े थे। जैसे ही उन लोगों ने पैर छुए, मम्मी जी बोली, अरे वाह, तुम लोगों ने तो शादी की सी रौनक कर दी है। शामियाना भी तान लिया है। घर बहुत छोटा है ना मामी जी, बड़ी भाभी ने विनम्रता से कहा। तभी मम्मी की नजर भाभी के जड़ाऊ गुलूबंद पर पड़ी। छू कर बोली, बड़ा सुंदर है, कब बनवाया? भाभी इस प्रश्न का उत्तर टाल गई और दूसरे मेहमानों के स्वागत के लिए चली गई। पर चुप रहना तो मम्मी जी की फितरत में ही नहीं था। उपस्थित आमंत्रितों को सुनाते हुए बोली, आजकल कैसी कैसी चीजें चली हैं, असली को भी मात करती हैं। एक हम हैं जो पैसा फूकते हैं और लॉकर में धर देते हैं और लॉकर का भी किराया भरते हैं। इससे तो अच्छा यही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। शर्म से मेरा मुंह लाल हो गया। उन्हें रोकना तो मेरे बस में नहीं था, इसलिए चुपचाप वहां से खिसक ली। बबली की खोज में मैंने पूरा घर छान मारा, वो तो नहीं मिली, पर बुआ जी नजर आ गई। बहुओं ने उन्हें नई नकुर साड़ी पहना दी थी, पर उनके सीधे सरल व्यक्तित्व से वो साड़ी जरा भी मेल नहीं खा रही थी। मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीषों की बौछार करते हुए मुझे अंक में भर लिया। हमारी ननंद रानी को कहाँ छुपा कर रख दिया है आपने? पूरे घर में देखा ही नजर ही नहीं आई। पार्लर गई है, बुआ ने पा को खूब लंबा खींचते हुए कहा। आजकल तो हर कोई पार्लर जाने लगा है। मम्मी जी के सिवा ऐसी बात कौन कह सकता था। वे कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी पता ही नहीं चला। मेरा तो खून खोल गया। किसी तरह अपने को जब्त कर मैंने कहा, हमेशा नसीब पर ऐसे मौकों पर तो जाना जरूरी रहता है और लड़कियां पार्लर जाती ही हैं। जाती होंगी, पर हमारी जिज्जी के यहाँ तो ये चौंचले नहीं थे। चाहो तो पूछ लो। क्यों जीजी, क्या करे भाभी? ननंद भौजाई दोनों जिद आ गई। हमने कहा कि जाने दो, दुनिया जा ही रही है। अच्छा तो छोटी भी गई है, तभी नजर नहीं आई। तभी वे दोनों मुझे नजर आ गई, वे भी और बबली भी। छोटे भैया के साथ तीनों पापा जी के ऑस्टिन से उतर रहे थे। पापा जी शायद सुबह गाड़ी यहीं छोड़ गए थे शोफर के साथ। मम्मी जी ने इस बात को नोटिस नहीं किया, इस बात का ही मुझे आश्चर्य हो रहा था। छोटी भाभी को आते ही मम्मी जी ने धर लिया। अरे वाह छोटी, यहाँ मेहमान बैठे हैं और तुम बाहर मस्ती मार रही हो। छोटी भाभी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। क्या करें मामी जी, कभी कभी हमें भी सुंदर दिखने की इच्छा होती है। फिर मेहमानों के लिए आप यहाँ थी, मम्मी जी भी थी, बड़ी भाभी भी थी, हम भला कहाँ लगते हैं। और वो लाडो कहाँ है? लाडो सहेलियों से घिरी लहंगा लहराती हुई चली आ रही थी। जिसका भी था, सूट बहुत जोरदार था। मैं लपक कर उसके पास पहुंची। बबली जी, जरा कमरे में चलेंगे, आपकी चुनरी ठीक कर दूं। कमरे में आकर उसने भोलेपन से कहा, पार्लर वाली ने तो चुनरी बहुत ठीक से जमा के दी है, शायद गाड़ी में चढ़ते उतरते फिसल गई होगी। चुनरी का कुछ नहीं बिगड़ा है ननद रानी, मैं तो आपसे ये बतलाने के लिए इधर लाई हूँ कि अगर हमारी सासू माँ सूट के बारे में पूछे तो बता देना कि सगाई के लिए बनवाया है। पर ये तो सामने वाली वंदना भाभी का है। होगा, पर उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर थाप पड़ी। बड़ी भाभी थी। बोली, ननद भाभी में क्या खुसर पुसर हो रही है, बाहर आ जाओ, वे लोग आ गए हैं। मैंने दरवाजा खोल दिया। हठात नजर गई, भाभी का गला खाली था, केवल मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। मम्मी जी पर खूब गुस्सा आया। किसी का इतना सा सुख उनसे देखा नहीं जाता। भाभी जी, कौन कौन आया है? दूल्हे की माँ है, बहन है, बहनोई है, मौसेरी बहन है, शायद शायद अंकल भी है। दूल्हे राजा नहीं आए? नहीं आए तो हमें फोटो दिखा दीजिए। बड़ी भाभी ने अलमारी में से फोटो निकाल कर दिखाई। चेहरा मोहरा तो ठीक था, पर उम्र जरा ज्यादा लग रही थी। मैंने मुंह बनाकर कहा, ठीक ठाक है, पर हमारी ननंद रानी का मुकाबला नहीं है। रंग भी शायद 19 ही बैठेगा। 18 समझो, पर लड़कों का रूप रंग थोड़ी ही देखा जाता है, उनके तो गुण देखे जाते हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम इसे लेकर आ जाना बाहर। भाभी चले गए तो मैंने देखा कि बबली तन्मयता से फोटो निहार रही है।
मैंने टहोका दिया तो भावुक होकर बोली, रंग रूप कैसा भी हो भाभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग बिना दान दहेज के शादी के लिए तैयार हैं। वाह रे सिंपल शादी, तुम्हारे यहाँ तो सगाई में ही ऐसी धूमधाम हो गई है। वो तो भैया लोगों की जिद थी, बोले शादी तो जबलपुर में हो रही है, यहाँ कुछ तो धूमधाम हो। ऐसे सतयुगी भाई भगवान सबको दे। बबली के ससुराल वाले संपन्न तो थे ही, संभ्रांत भी थे। उनकी वेशभूषा और बोलचाल में अभिजात्य झलक रहा था। बबली के लिए जो साड़ी और सेट लाए थे उसमें भी सुरुचि झलक रही थी। चाहकर भी मम्मी जी कोई नुक्स नहीं निकाल पाई, इसलिए लौटते समय पूरे समय खाने की आलोचना करती रही। दही बड़े सख्त थे, मूंग की दाल में डालडा की स्मेल आ रही थी, पुलाव का चावल घटिया था, रायते का दही खट्टा था, पूड़ियाँ कड़ी थी। बार बार कह रही थी, पता नहीं कहाँ का कैटरर पकड़ के लाई हैं। खुद के पास अकल नहीं है तो किसी से सलाह ही ले लेते। पर उसमें शान चली जाती ना। पापा जी पूरे रास्ते चुप बने रहे। या तो वे बहुत थक गए थे या पत्नी की बेतुकी बातों का जवाब देना उन्हें गवारा नहीं था। 3-4 दिन बाद की बात है। मैं और पापा जी दोपहर की चाय पी रहे थे कि ये धड़धड़ाते हुए घर में दाखिल हुए। आते ही पूछा, मम्मी कहाँ है? किटी में गई है। ओह शिट! ऐसी धमाकेदार खबर लाया था कि इनके स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। इतना मायूस क्यों होते हो बरखुरदार? अगर हमारे लायक हो तो हमें भी सुना दो। आपको क्या सुनाए पापा, आपके लिए वो कोई खबर थोड़ी है, बल्कि आप तो उसके सूत्रधार हैं। मतलब? आपने तो हमें हवा भी नहीं लगने दी कि श्रीमान दुल्ले राजा यानी कि बबली के होने वाले वर डिवोर्सी हैं। आपने सोचा होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर पिताश्री ऐसी बातें छिपती नहीं है। छिपाने का मेरा इरादा भी नहीं था बेटे। मैं तो बस ये चाहता था कि सगाई तक बात पर पर्दा पड़ा रहे। समारोह में 4 लोग इकट्ठे होते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं, फिर माहौल और मन खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कम से कम आप घर में तो बता सकते थे, इन्होंने रूठने के अंदाज में कहा। अब पापा जी क्या बताते कि सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हें घर से ही था। मम्मी जी को पता होता तो भरे मंडप में उद्घोषणा कर देती। ये आंधी की तरह आए थे, उसी तरह लौट गए। घर में एक सन्नाटा सा खिंच गया। बड़ी देर बाद मैंने कहा, पापा जी ये रिश्ता तो आप लाए थे ना? बबली के लिए आपने ऐसा रिश्ता लाया? वे कुछ क्षण मुझे देखते रहे, फिर बोले, रिश्ता तो बबली खुद लाई थी, मैंने तो बस औपचारिकता पूरी की थी। मैं समझी नहीं पापा जी। लड़की की मौसेरी बहन बबली की कुलीग है, उसी ने बात चलाई थी। फिर बबली मेरे पास प्रस्ताव लेकर आई थी कि मामा किसी तरह ये बात बना दो, तुम्हारा एहसान मानूंगी। फिर मुझे करना ही पड़ा, हालांकि इतना सरल नहीं था। भाई लोग तो फिर भी मान गए थे, पर जिज्जी को मनाना बहुत कठिन था। इस काम में मुझे पसीना छूट गया था। ये कोई लव मैरिज तो थी नहीं, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? वो तुम नहीं समझोगी। एक तो बबली के पिता नहीं है, फिर भाई भी साधारण नौकरी करते हैं, इस पर उन सबकी अपनी अपनी गृहस्थी भी है। वे लोग अपने को बेच भी देते तो ऐसा घर वर नहीं जुटा सकते थे। बबली ही बोली, पैसे पैसे को दांतों से पकड़कर तंग आ चुकी हूँ मामा। अब बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई भाभी मेरे दान दहेज जुटाने के लिए सारी जिंदगी कर्जे के बोझे तले दबे रहें। यहाँ तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए दान दहेज की व्यवस्था तो आप भी कर सकते थे पापा जी। अपनी शक्ति भर अब भी कर ही रहा हूँ मैं बेटा। उस दिन की पार्टी क्या केशव और माधव के बस की थी? पर देखो, कोई भी स्वाभिमानी लड़की इस एहसास के साथ जीना नहीं चाहती कि उसकी शादी दान खाते से हुई है। पर डिवोर्स वाली बात गले नहीं उतरती। मैंने पूरी छानबीन कर ली बेटे। लड़की का कहीं अफेयर था, माँ बाप राजी नहीं थे, जबरन शादी करनी पड़ी। उसने पहली रात सब कुछ बता दिया। आपसी रजामंदी से साल भर में ही तलाक हो गया था। नाउ द गर्ल इज हैप्पीली मैरिड। मैं मिल चुका हूँ उससे, पर उस हादसे के बाद लड़का एकदम ही टूट चुका था। इतने दिनों बाद दोबारा शादी के लिए राजी हो पाया है। वो तो कोर्ट मैरिज के लिए ही अड़ गया था। पर मैंने समझाया कि भाई तुम्हारी तो दूसरी शादी है, पर बिटिया की तो पहली शादी है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। शायद इसीलिए इन्होंने सगाई पर इतनी धूमधाम कर ली थी। जो भी हो, सुनकर अच्छा नहीं लगा। बबली के लिए मन उदास हो गया। रात खाना लगा रही थी
कि मम्मी जी हंसते हुए किचन में दाखिल हुई। रश्मि, देख, मैं कह रही थी ना, वही हुआ। मैं तो खुद हैरान थी कि इतने अच्छे लोग ऐसे वैसे घर की लड़की कैसे ले रहे हैं। अब जाकर भेद खुला। उनके चेहरे से खुशी जैसे छलकी पड़ रही थी। पिछले दिनों नजर आने वाला तनाव आज एकदम गायब हो गया था। आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी और वो चमक तृप्ति की थी। तो ये थी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी तृप्ति। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे और अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।